अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड सीकर्स। आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस को पढ़ेंगे C# में। हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और उसके बाद हम फंक्शंस के रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रियल लाइफ में फंक्शंस को हमने कहाँ पे इससे पहले देख चुके हैं या यूज़ कर चुके हैं। लाइक मैथमेटिक्स में हम लोग फंक्शंस को बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि इट्स लाइक ए मशीन जिसके अंदर आप कुछ इनपुट देते हैं और कुछ ना कुछ आपके पास आउटपुट आता है। और इसी तरह से हम रियल लाइफ में अगर देखें तो लेट्स से यू विजिट ए शॉप एंड आस्क देम टू ब्रिंग मी अ मिल्क शेक। लाइक आप किसी ऐसी शॉप को विज़िट करते हैं जो आप लोगों को किसी भी फ्रूट का मिल्क शेक बना के दे सकते हैं। तो आप उस शॉप पे जाएंगे, आप उन्हें कहेंगे कि ब्रिंग मी अ मिल्क शेक। आप इन्फॉर्मेशन उनको क्या प्रोवाइड करेंगे? फ्रूट नेम के, आपको किसका मिल्क शेक चाहिए? आपको मैंगो का मिल्क शेक चाहिए, आपको बनाना का मिल्क शेक चाहिए, या आपको एप्पल का मिल्क शेक चाहिए? ठीक है। और उसके बाद आपके पास आउटपुट क्या आएगी? आपको जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी फ्रूट नेम, उसके अकॉर्डिंग आपको एक ग्लास ऑफ मिल्क शेक को प्रोवाइड कर देंगे। तो उस शॉप का फंक्शन क्या है? टू मेक द मिल्क शेक। ठीक है। और उन्होंने इनपुट आपसे हमेशा क्या लेनी है? फ्रूट नेम। और उन्होंने आपको आउटपुट में क्या देना है? एक ग्लास ऑफ मिल्क शेक। ठीक है। दिस इज देयर फंक्शन टू प्रोवाइड अस द मिल्क शेक। मैथमेटिक्स में हम फंक्शंस को भी हमेशा इसी तरह से पढ़ते हैं कि कोई ना कोई इनपुट होगी, कोई ना कोई आउटपुट होगी। अब जो फंक्शन है दैट इज़ व्हाट दे हैव टू डू, वो हर एक का रियल लाइफ सिनेरियो में डिफरेंट हो सकता है। जैसे हम वॉशिंग मशीन की बात करें, उसका फंक्शन क्या है? यू इनपुट योर डर्टी क्लॉथ्स इन इट और वो आपको कपड़े क्लीन करके, क्लॉथ्स क्लीन करके तो रिटर्न कर देती है। इस तरह से हर चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन होता है और उसके अकॉर्डिंग वो काम करती है। उसमें कुछ ना कुछ इनपुट लेना होता है और कुछ ना कुछ आपको आउटपुट करना होता है। लेकिन हर दफ़ा हर सिनेरियो में ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ हमसे कुछ इनपुट भी ली जा रही हो और हमें कुछ जाना। समटाइम्स ऐसा होता है कि इनपुट ली जाती है लेकिन आउटपुट हमें नहीं मिलती क्योंकि उसमें फंक्शन ने अपना काम कर दिया, तो दैट्स इनफ फॉर अस। ठीक है। तो फंक्शंस के लिए ही हम वर्ड मेथड्स भी यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे अब हम थोड़ी सी फॉर्मल चीज़ें पढ़ लेते हैं कि एक फंक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट हैज़ अ सिग्नेचर। प्रोग्रामिंग में फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका कोई ना कोई हम सिग्नेचर सेट कर देते हैं, उसका कोई ना कोई नाम रख लेते हैं, उसकी रिटर्न टाइप, उसके पैरामीटर्स वगैरह, वो हम देखेंगे क्या चीज़ होती है। और उसके बाद फिर जब कभी हमें वो ब्लॉक इनकोड करके उसका एक नाम स्पेसिफाई कर देते हैं। जब कभी हमें अब वो काम परफॉर्म करना है, जो भी उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, रिक्वायर्ड है वो ब्लॉक ऑफ कोड, तो हम सिर्फ जस्ट उस सिग्नेचर्स के थ्रू उस फंक्शन को, उस ब्लॉक ऑफ कोड को कॉल कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। वी डोंट नीड टू नो कि मिल्क शेक कैसे बन रहा था। अगर हम शॉप पे गए हैं तो कि उन्होंने किस तरह से किया, उन्होंने बस वो एक सेट कर दिया हुआ है कि आप हमें ये बताएं, हम आपको मिल्क शेक प्रोवाइड कर देंगे। मिल्क शेक बनाने वाली मशीन भी आप देखें। वी डोंट नीड टू नो व्हाट वाज हाउ दे मेड द मिल्क शेक। ठीक है। तो इस तरह से ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है वो हम इनकैप्सुलेट कर देते हैं और जो यूज़र्स होते हैं उनको ज़रूरत नहीं है ये जानने की कि वो इसके पीछे उन्होंने ये जो फंक्शन कॉल किया, इसको पैरामीटर्स पास किए, उस फंक्शन के अंदर क्या कोड था। ठीक है। प्रोग्रामर्स वो कोड लिखते हैं, उसको फंक्शन के अंदर इनक्लोज कर देते हैं और जिसको ज़रूरत है वो उसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है। जैसे हम राइट लाइन को प्रोग्रामिंग में C# में यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ ए फंक्शन। ठीक है। उसका काम क्या है? कंसोल के ऊपर कुछ प्रिंट करवाना। हम उसको इनपुट देते हैं, कुछ भी लाइन जो इनपुट देती है लाइक हेलो वर्ल्ड, और वो उसको स्क्रीन पे कंसोल पे प्रिंट करवा देती है, दैट इज़ फंक्शन। ठीक है। तो फंक्शन इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट स्पेसिफाइड इन द कोड ब्लॉक। जो भी हमें नहीं पता कि राइट लाइन के फंक्शन के पीछे अंदर उसके क्या लिखा हुआ है जब वो फंक्शन बनाया गया, लेकिन हम उसको यूज़ कर रहे हैं। वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जब भी हम राइट लाइन लिखते हैं तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं और फिर कंसोल के ऊपर इनपुट आता है। एक फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। एक फंक्शन के ये कंपोनेंट्स होते हैं। फंक्शन का कोई ना कोई नेम होता है जिसके थ्रू हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। उसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती है, उसने हमें क्या रिटर्न करना है। अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी तो वो विल यूज़ द वॉइड कीवर्ड। ठीक है। और उसके अलावा फंक्शन की बॉडी होती है जिसके अंदर हमने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, कोड लिखा होता है जो एग्जीक्यूट होता है जब कभी हम उस फंक्शन के नाम के थ्रू उसको कॉल करेंगे। और एक्सेस स्पेसिफायर इज समथिंग दैट यू विल लर्न when we will deal with the classes. Access specifier is like public private, तो इस पॉइंट को भी आप इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियोस में जब हम क्लासेस को डील करेंगे तो उस टाइम पे ये एक्सेस स्पेसिफायर वाला पॉइंट आई विल क्लियर दैट टू यू। नेक्स्ट इज पैरामीटर्स। पैरामीटर्स इज व्हाट इनपुट, रिटर्न टाइप वाज व्हाट विल बी द आउटपुट एंड पैरामीटर्स इज व्हाट विल बी द इनपुट। इनपुट के तौर पे समटाइम्स आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, समटाइम्स 2-3 इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं और फिर
जाके वो फंक्शन परफॉर्म होता है। तो दैट वाज जस्ट अ बेसिक थिंग। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फंक्शंस को क्रिएट किस तरह से करते हैं और रिटर्न टाइप और ये सब कुछ कैसे बनाते हैं, इसको कॉल किस तरह से करना है। तो हमारे पास ये 2-3 चीज़ें आ जाएंगी, हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन, हाउ टू कॉल ए फंक्शन, ठीक है। तो हाउ टू पास पैरामीटर्स टू ए फंक्शन, तो ये हम अभी कोडिंग के थ्रू करते हैं। और कोडिंग के लिए हम जो टास्क लेंगे दैट इज़ राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड कम्बिनेशन। कम्बिनेशन मीन्स a formula for the number of possible combinations of all objects from a set of n objects. Let's say कि you have a book shelf, ठीक है, और उसके पास उसके अंदर स्पेस है सिर्फ 3 बुक्स को रखने की, ठीक है, और आपके पास हैं 5 बुक्स। तो कितनी पॉसिबल कम्बिनेशन हैं कि आप उन 3 प्लेसेस पे इन 5 बुक्स में से कौन कौन सी 3 बुक्स सेट कर सकते हैं, दैट इज़ अ कम्बिनेशन, ठीक है। तो हमने इसका जो एक मैथमेटिक्स में सेट है फार्मूला दैट इज़ n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड करते हैं, दैट इज़ जो भी नंबर हो उस नंबर से लेके 1 तक के सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक मैं इधर लिख देती हूँ, दैट से हम लोगों को कहा गया है कि 5 का आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है। इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 विद 4 देन विद 3 देन विद 2 एंड देन विद 1। अगर हमें कहा जाता है कि 4 का फैक्टोरियल फाइंड करें तो इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, दिस इज़ फैक्टोरियल, ठीक है। इसका सिंबल हमारे पास ये मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, और एक्सक्लेमेशन मार्क। और फंक्शंस के अंदर जब हम देख रहे थे कि हम अच्छा फंक्शंस को हम यूज़ क्यों करते हैं, जब हमें किसी चीज़ की बार बार ज़रूरत हो, ठीक है। तो उस कोड ऑफ ब्लॉक को जिसको हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है हम एक फंक्शन के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, उसका एक फ़ंक्शन बना देते हैं, और फिर जब कभी हमें वो टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए हम उस फंक्शन को जस्ट कॉल कर लेंगे। अब इसमें एग्जांपल को मैं इसके लिए क्यों ले रही हूँ, इसका आप फार्मूला अगर देखें ना तो आपको 3 दफ़ा फैक्टोरियल फाइंड करना है, 1 फॉर n फैक्टोरियल देन r फैक्टोरियल एंड देन n माइनस r फैक्टोरियल। आपको काम फैक्टोरियल ही परफॉर्म करना है, आपने फंक्शन जो परफॉर्म करना है दैट इज़ फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन आपके पास जो इनपुट होगी कि किसका फैक्टोरियल फाइंड करना है दैट विल बी डिफरेंट, और इनपुट डिफरेंट होगी तो उसकी बेस पे फिर आउटपुट भी डिफरेंट होगी। लेट्स से कि आपके पास n है 7 और आपके पास r है 2, ठीक है। तो आपने एक दफ़ा 7 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, एक दफ़ा 2 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, एक दफ़ा 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है। फंक्शन आपने फैक्टोरियल का ही करना है, इनपुट डिफरेंट है, 1 इज़ 5 1 देन 7 एंड 2। तो सेम चीज़ बार बार अगर मैं फैक्टोरियल का एक दफ़ा कोड लिखती हूँ 7 के लिए, फिर उसको r के लिए भी लिखती हूँ, n माइनस r के लिए भी लिखती हूँ, हो सकता है कि मैं कोई मिस्टेक कर दूँ, ठीक है, कोई गलती कर दूँ, और 7 की दफ़ा मैंने फैक्टोरियल का कोड ठीक लिख दिया और 2 की दफ़ा कोई मिस्टेक कर दी, तो मेरा तो कोड ख़राब हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि फैक्टोरियल का ही फंक्शन है, सिर्फ इनपुट डिफरेंट होगी, मैं उसको एक ब्लॉक के अंदर इनक्लोज कर दूँगी, ठीक है, और उसको फंक्शन बना दूँगी, और उसके अंदर फिर एक दफ़ा मैं 7 पास करूँगी, फिर दूसरी दफ़ा मैं उसके अंदर 2 पास करूँगी, और तीसरी दफ़ा उसके अंदर 7 माइनस 2 पास कर दूँगी, तो वो मुझे आउटपुट दे देगा। इससे क्या होगा, अगर मैंने कोई मिस्टेक की हुई तो वो तीनों की वैल्यू रॉन्ग होगी और मैं एक ही ब्लॉक में सिर्फ वो चेंज करूँगी और मेरे पास काम ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने तीनों के लिए अलग अलग फैक्टोरियल का कोड लिखा होता तो पॉसिबिलिटी थी कि मेरे पास एक जगह पे मैंने ठीक लिख दिया, दूसरी जगह पे भी ठीक लिख दिया, किसी तीसरी जगह पे गलत लिख दिया, उस केस में हमारे लिए एरर को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो हम इसी एग्जांपल को कोडिंग के थ्रू करते हैं, और आप लोग उसके लिए अपना विजुअल स्टूडियो खोल लें और सिंपल कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना लें, ठीक है। वो मैं आपको फर्स्ट डे ही बता चुकी हूँ कि किस तरह से जो है ना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो इसलिए आई डोंट रिपीट दो स्टेप्स इन एवरी वीडियो। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाते हैं। हमने करना क्या है, यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट लेने हैं n एंड r, ठीक है। तो वो इंटीजर टाइप के ही होंगे। हम यूज़र को कहेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। यूज़र से हम इनपुट लेंगे एक दफ़ा, उसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में और असाइन कर देंगे n को, ठीक है। सेम हम अगेन इनपुट लेंगे और असाइन कर देंगे r को, ठीक है। आप ये देखें ना, अगर तो ये भी एक फंक्शन है, 2 इन 32 इज़ ए फंक्शन,
int32 is a function whose return type is integers and it takes value as a string. इसके अंदर आप स्ट्रिंग देते हैं और आप ये आपको वही स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। तो ये toInt का फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू लेना और उसको इंटीजर में रिटर्न करना। ये इनपुट लेगा स्ट्रिंग, रिटर्न करेगा, आउटपुट देगा इंटीजर, ठीक है। जो हमारे पास मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, उनके हमारे पास जो स्पेसिफिक जो है ना कॉल करने का मेथड होता है, जो भी फंक्शन नेम है वो लिखते हैं हम, आगे ये ब्रैकेट्स लगा देते हैं, राउंड ब्रैकेट्स। जहाँ कहीं भी किसी वर्ड के आगे राउंड ब्रैकेट्स आ जाएं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर कॉलिंग ए फंक्शन, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आपने लिखा होगा, ठीक है, इनपुट पैरामीटर 1, ठीक है, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 अप टू सो ऑन पैरामीटर n, जितने मर्जी पैरामीटर्स आप इसके अंदर पास कर सकते हैं। इवन 0 भी मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि आप इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे, जैसे हम कंसोल डॉट रीड लाइन के केस में कुछ भी पास नहीं कर रहे, देखें ब्रैकेट्स एम्प्टी हैं। ये भी एक फंक्शन है, ब्रैकेट स्पेसिफाई कर रही है कि रीड लाइन एक फंक्शन है, और ये एक क्लास है कंसोल जिसका ये फंक्शन है, ठीक है। क्लास क्या होती है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए अभी मैं ये जो डॉट से पहले वाली चीज़ें हैं, कंसोल या कन्वर्ट, इसको भी इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है। और इसीलिए मैंने भी एक स्पेसिफायर को भी इग्नोर किया है। लेकिन अगर आपने किसी भी और लैंग्वेज को के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है, तो आई होप आप लोग को समझ आ रही होगी कि ये कंसोल और कन्वर्ट क्या है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, तो फंक्शन नेम का मैं बता रही थी कि इधर पैरामीटर्स आते हैं और जो इसने रिटर्न करना है इधर वो हमारे पास होता है। अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन कर रहे हैं, जिस टाइम पे फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, उस टाइम पे यहाँ पे हम डाटा टाइप लिखेंगे, और जब इसको कॉल कर रहे हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे हम वेरिएबल लिखेंगे जिसके अंदर जो चीज़ उसने रिटर्न की है वो सेव होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। 2 नंबर यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, हम यूज़र को कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू बता भी देते हैं कि इनपुट 2 नंबर्स, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, मेरे पास फार्मूला है कि मैंने n पिक्टोरियल बाय r पिक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस r पिक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है। 3 दफ़ा मैंने पिक्टोरियल का काम करना है। तो प्रोग्रामिंग में इट डजेंट अंडरस्टैंड कि ये साइन जो है इसका मतलब पिक्टोरियल है। प्रोग्रामिंग में ये लाइन नॉट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और वो भी वर्ड से पहले आता है, बाद में नहीं। अगर नॉट ऑफ आर करूँगी तो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, लेकिन वैसे ये बाद में किसी नंबर के है तो दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो पिक्टोरियल के लिए हमें खुद डेफिनेशन उसका कोड लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं नोट करूँ, मतलब गौर करूँ, पिक्टोरियल में मेरे पास मैं एक वेरिएबल ऐप ले लेती हूँ और इसको कह देती हूँ 1, ठीक है। 1 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पिक्टोरियल में अगर आप देखें, लेट से 5 का पिक्टोरियल फाइंड करना है तो 5 स्टेरिक 4 स्टेरिक 3 स्टेरिक 2 स्टेरिक 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो नंबर है उससे छोटे सारे नंबर्स आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लिकेशन का काम करना है तो हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐप के अंदर मैंने इसका रिज़ल्ट होल्ड करना है तो मैंने ऐप को 1 असाइन कर दिया, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1। अगर हम पीछे कुछ वीडियोस में हमने सम का काम किया तो मैं उस केस में सम इज़ इक्वल्स टू 0 करती थी। उस केस में लाइट से मुझे करना है 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है, और इसको मैंने सेव करना था सम में, तो मैंने सम को 0 असाइन किया था, क्योंकि एडिशन की जो आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज़ 0, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास आइडेंटिटी 1 है, तो इसलिए मैंने ऐप को 1 असाइन किया है। और मैं लूप लगा लेती हूँ, i इज़ इक्वल्स टू n, n इज़ द नंबर, ठीक है, दैट से n का पिक्टोरियल फाइंड करना है, एंड i इज़ लेस देन, i इज़ ग्रेटर देन 0, i++, ठीक है। n से शुरू करना है और डिक्रीज नीचे की तरफ आना है उस टाइम तक जब तक n जो है ना 0 से बड़ा है, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। i के थ्रू मैं चेंजेस कर रही हूँ, n की वैल्यू को इटसेल्फ चेंज नहीं कर रही। तो मैंने क्या करना है, i को मल्टीप्लाई कर देना है प्रीवियस 1 के साथ। लेट्स से फर्स्ट टाइम सिर्फ 5 है तो f स्टेरिक i कर दिया, f इज़ इक्वल्स टू f स्टेरिक i कर दिया। ये पिक्टोरियल फाइंड करने का एक्चुअली हमारे पास कोड है, दिस मच, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपके पास f था 1, तो 1 स्टेरिक और i था 5, तो 1 स्टेरिक 5 इज़ 5, ठीक है। दूसरी दफ़ा i हो गया, इधर माइनस माइनस आना है 4, ठीक है।
एफ के पास था आपके पास 5, तो 5 स्टेरिक 4 आ गया एफ के पास। फिर आई की वैल्यू हो गई 3 और एफ आपके पास था 5 स्टेरिक 4, तो एफ स्टेरिक आई आ गया और हमारे पास यहाँ पे आ गया स्टेरिक 3। फिर इस तरह से ही स्टेरिक 2 एंड स्टेरिक 1, और जब 0 होगा तो हमारे पास लूप एंड हो जाएगी। तो एफ के पास आपके पास ये सारा रिजल्ट कैलकुलेट होके आ गया। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। दैट इज़ द कोड फॉर फैक्टोरियल। अब मैंने अगर n का फैक्टोरियल फाइंड करना था तो एक दफ़ा मैंने ये कोड लिखा, फिर मैंने फाइंड करना था उसके लिए मैंने n फैक्ट का वेरिएबल बना दिया। उसके बाद मुझे फाइंड करना था r का फैक्टोरियल, तो मुझे सेम कोड रिपीट करना पड़ा r फैक्ट के लिए, ठीक है, r फैक्टोरियल के लिए। बस क्या चीज़ चेंज हुई, यहाँ पे अब आपका n की बजाय आ जाएगा r। फिर इसी तरह से एक दफ़ा आपको करना पड़ेगा n r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल के लिए, ठीक है। इसके लिए मैंने nrf नाम रखा है वेरिएबल का, nrf, ठीक है। अब n फैक्ट के पास n का फैक्टोरियल है, r फैक्ट के पास r का फैक्टोरियल है, nrf के पास n माइनस r का फैक्टोरियल आ गया, और मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n फैक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा r फैक्टोरियल स्टेरिक nrf फैक्टोरियल, ठीक है। nrf फैक्टोरियल इज दिस, यहाँ पे nrf की बजाय आएगा n माइनस r, ठीक है। अब लेट से देखिए मैं इधर भूल गई थी ये लिखना, तो बाद में मैंने चेंज किया, सेम कोड को मैंने रिपीट किया। सिर्फ क्या चीज़ चेंज है, इनपुट, ठीक है, दिस इज़ इनपुट फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट द लूप, और क्या चीज़ डिफरेंट है, द रिजल्ट दैट वी विल बी गेटिंग। तो सेम कोड को रिपीट करने की बजाय इट्स बेटर कि हम इसको किसी फंक्शन में इंक्लोज कर लें, ठीक है। तो फंक्शन अब हम डिफ़ाइन करते हैं। फंक्शन को हम किस जगह पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, यू नीड टू लुक एट दिस। ये हमारे पास क्लास है, ठीक है, क्लास के अंदर हमारे पास ये मेन भी एक फंक्शन ही है। मेन भी एक फंक्शन होता है जहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ठीक है। और इधर जहाँ पे एक फंक्शन एंड हो रहा है उससे बाहर, लेकिन क्लास के अंदर यू हैव टू स्पेसिफाई द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के लिए मैंने आपसे कहा था हमारे पास रिटर्न टाइप होगी। अब अगर आप हमारे केस में देखें तो हम एक फैक्टोरियल का फंक्शन बनाना जा रहे हैं, तो मैं इस अपने फंक्शन को नाम दे देती हूँ फैक्टोरियल। इसने इनपुट के तौर पे क्या लेना है, हमारे पास एक इंटीजर टाइप नंबर, ठीक है, जिसका इसने फैक्टोरियल फाइंड करना है, और इसने रिटर्न क्या करना है, उस नंबर का फैक्टोरियल। उस नंबर का फैक्टोरियल, जो भी नंबर होगा उस नंबर का फैक्टोरियल भी मेरे पास होगा इंटीजर टाइप का ही, क्योंकि इंटीजर इज़ हेयर एंड, यहाँ इसको आप लॉन्ग इंटीजर भी रख सकते हैं, लॉन्ग टाइप भी रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप लिखनी है, मतलब किस टाइप का आउटपुट इसने देना है, और यहाँ पे हमने अंदर वो इनपुट पैरामीटर्स लिखनी है, हमने डाटा टाइप लिखनी है कि किस टाइप की इनपुट इसने लेनी है, और साथ वेरिएबल भी रखना है। दिस विल बी द लोकल वेरिएबल दैट वी कैन यूज़ ओनली इनसाइड द ब्रैकेट्स ऑफ दिस फंक्शन, कि ब्रैकेट्स के अंदर हमारी बॉडी होगी। तो दिस इज़ द नेम, दिस इज़ द रिटर्न टाइप आउटपुट, दिस इज़ द पैरामीटर्स एंड दिस इज़ द फंक्शन बॉडी। 4 थिंग्स हो गई, ठीक है। एक चीज़ हमारे पास रह गई है एंड दैट इज़ एक्सेस स्पेसिफायर, जो मैंने आपसे कहा था, ठीक है। वो हमने लिखना होता है, प्राइवेट है हमारा फंक्शन या पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है। ये यूज़ होता है जब हम ज़्यादा क्लासेस यूज़ कर रहे होते हैं, कि हम एक क्लास का फंक्शन जो एक क्लास के अंदर, इस टाइम पे मैं ये फंक्शन डिफ़ाइन कर रही हूँ क्लास प्रोग्राम के अंदर, जब हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हों एक प्रोग्राम में, तो एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो एक क्लास के अंदर जो फंक्शन बना हुआ है वो क्या दूसरी क्लासेस एक्सेप्ट कर सकती हैं, उसको एक्सेस कर सकती हैं या नहीं। एक्सेस स्पेसिफायर ये शो करता है। अगर वर्ड प्राइवेट यूज़ हो तो इसका मतलब फिर वो फंक्शन जिस क्लास में बना हुआ है उसके अलावा कोई क्लास उस फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकती। अगर पब्लिक बना हुआ है तो इट मीन्स अदर्स कैन कॉल दैट फंक्शन थ्रू इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी क्लास और उसका ऑब्जेक्ट ये चीज़ें आपको थोड़ी सी डीप लग रही होंगी, इसलिए मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा रही इसके, बस अभी आप ये देख लें कि यहाँ पे मैंने प्राइवेट फंक्शन दे रखा है। वन मोर थिंग वी नीड टू मेक हियर इज़ स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स कि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए सिर्फ क्लास का रेफरेंस चाहिए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को भी कि ये मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज़ किया, आई विल एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी विल स्टडी क्लासेस, ठीक है।
तो अभी ये मैंने कर दिया। ये स्टैटिक, अगर स्टैटिक को अभी आप इग्नोर कर दें, बट दिस इज़ नेसेसरी है, ठीक है, क्योंकि हम इसको प्रोग्राम क्लास के अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, दिस इज़ रिटर्न टाइप, दिस इज़ फंक्शन नेम, दिस इज़ फंक्शन पैरामीटर्स एंड हियर इज़ फंक्शन बॉडी। अब इस फंक्शन की बॉडी में हमने लिखना है कि क्या काम होना चाहिए। अब अगर मैं अपनी मेन को देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये कोड था जो बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है, फैक्टोरियल को फाइंड करने वाला। तो मैंने उसी कोड को उधर से कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। फैक्टोरियल एफ मेरे पास, फैक्टोरियल मेरे पास एक वेरिएबल बन गया है जो हमेशा फैक्टोरियल रखेगा। एन की जगह इधर वो नंबर आ जाएगा जो इस फंक्शन को पास किया जाएगा, यहाँ पे जो इनपुट है, ठीक है। फैक्टोरियल मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर बनाया है जिसके अंदर मैं फैक्टोरियल को होल्ड करूँगी और एट द एंड ये मुझे वो फैक्टोरियल वैल्यू जो भी कैलकुलेट हुई है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये लॉन्ग टाइप का है तो यहाँ पे भी मेरे पास लॉन्ग टाइप आनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी फैक्टोरियल फाइंड हुआ होगा नंबर का वो रिटर्न हो जाएगा। ये रिटर्न का कीवर्ड यूज़ होता है, रिटर्न कीवर्ड है और उसके आगे हमने वो वैल्यू लिखनी होती है जो हम चाहते हैं कि जो भी इस फंक्शन को कॉल करे, जहाँ से भी इस फंक्शन को कॉल किया जाए वहाँ पे आउटपुट क्या जानी चाहिए, ठीक है। जब कभी इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो क्या वेरिएबल, किस वेरिएबल की वैल्यू एज ए आउटपुट जानी चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि लॉन्ग टाइप का, मतलब इंटीजर की थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म है लॉन्ग, इसकी रेंज ज़्यादा होती है कि कितना मैक्सिमम नंबर ये होल्ड कर सकता है। लॉन्ग टाइप रिटर्न होनी है तो यहाँ पे हमारे पास मैंने लॉन्ग टाइप का वेरिएबल फैक्ट दैट विल होल्ड द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर दैट यूज़र विल इनपुट, ये मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब ये तो फंक्शन मेरा बन गया। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है। कॉल मैंने इस फंक्शन को कहाँ पे करना था, यहाँ पे जहाँ मैं बार बार इसको कॉल कर, ये सेम कोड रिपीट कर रही थी, मैंने इस सेम कोड के रिपीट करने वाले चीज़ को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मैंने एन फैक्टोरियल, मेरे पास फार्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। आर फैक्टोरियल का मतलब है, एन फैक्टोरियल का मतलब है कि मैंने फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल करना है। मैंने आपको कहा था फैक्टोरियल का ये जो साइन है ये प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी इसका कोई मीनिंग नहीं। सो वी हैव टू स्पेसिफाई व्हाट हाउ टू फाइंड द फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिया फैक्टोरियल फाइंड करने का। इसका मतलब जब कभी मुझे फैक्टोरियल फाइंड करना है मैं इस चीज़ को कॉल करूँगी। इसको कॉल करने का क्या तरीका है, जो मैंने लिखा वर्ड नाम रखा है इस फंक्शन का वो नाम यहाँ पे सेम लिखूँ, आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाऊँ और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आई हैव टू राइट के आई हैव टू पास द वैल्यू। किसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, फर्स्ट टाइम मैंने फाइंड करना है एन का फैक्टोरियल। दिस इज़ हाउ आई हैव टू कॉल इट, ठीक है। अच्छा, एन का फैक्टोरियल फाइंड करके तो मैं इसको किसी वेरिएबल में रखूँगी, ठीक है। लेट्स से एन फैक्टोरियल मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, और उसके अंदर ये होल्ड कर दिया। जो यहाँ पे रिटर्न होके वैल्यू आएगी वो इस वेरिएबल एन फैक्ट के अंदर सेव हो जाएगी। सेम मेथड से मैंने आर फैक्टोरियल फाइंड करना है और उसके लिए मैं यहाँ पे आर पास कर रही हूँ, ठीक है। सेम मेथड से मैंने एन माइनस आर फैक्टोरियल फाइंड करना है। उस केस में यहाँ पे जो पास करूँगी वैल्यू दैट इज़ एन माइनस आर, ठीक है। ये मेरे पास तीनों फाइंड हो गए। अब इन तीनों को आपस में मैंने डिवाइड कर देना है, आर फैक्टोरियल स्टेरिक एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा उसको मैंने प्रिंट कर देना है, कंसोल डॉट राइट लाइन फैक्टोरियल नॉट कम्बिनेशन आर, मतलब एन और आर के कितने कम्बिनेशंस बने हैं वो मैं प्रिंट करवा देती हूँ कंसोल पे, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया। इससे देखिए अब वो जो मैं इतना ज़्यादा कोड, सेम कोड 3 दफ़ा आगे मैंने लिखा था, वो सिर्फ एक दफ़ा मैंने लिख के उसको एक फंक्शन के अंदर इनक्लोज कर दिया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन आई एम जस्ट कॉलिंग द फंक्शन हेयर फॉर डिफरेंट इनपुट वैल्यूज़, ठीक है। तो पहली दफ़ा मैंने एन पास किया तो इसमें एन का फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा। दूसरी दफ़ा फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल करूँगी आर पास करके तो वो आर का फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा। तीसरी दफ़ा एन माइनस आर का कर देगा। और फिर मैंने उनको फार्मूला में के अकॉर्डिंग आप इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो मेरे पास कम्बिनेशन आ गए। सो दैट वाज अबाउट द फंक्शंस। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है वैसे हमारे पास इस तरह के फंक्शंस हों जिनकी रिटर्न टाइप कुछ ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास रिटर्न टाइप हो लेकिन इनपुट कुछ ना हो।
ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। तो जैसे अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्लासेस के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो वी विल यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस इन दैट। अच्छा, ये मुझसे कुछ इनपुट ले रहा है। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, इनपुट 2 नंबर्स। ठीक है, मैंने इनपुट करने हैं 2 नंबर्स। फर्स्ट वन इज़ आई एम गोइंग टू इनपुट 7 एंड अनदर वन इज़ 2। तो मेरे पास यहाँ पे कम्बिनेशंस आ गए कि 21 कम्बिनेशंस यू विल हैव। ठीक है, इस तरह से आप कम्बिनेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से फंक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जब हम क्लासेस वगैरह को पढ़ेंगे तो हम रिटर्न टाइप में ये जो मैंने स्टैटिक का कीवर्ड लगाया है या प्राइवेट का कीवर्ड लगाया है, इसकी भी आपको समझ आ जाएगी, और डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हम बना सकते हैं वो भी आप लोग उधर से समझ लेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप वैसे फंक्शंस को इन डेप्थ और भी समझना चाहते हैं, आपने अगर पहले किसी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा हुआ, तो मेरी C++ की सीरीज़ में फंक्शंस की 3 वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिसमें मैंने फंक्शंस को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एक्सप्लेन किया हुआ है। जस्ट सेंटेक्स चेंज होगा, ठीक है, सी आउट एंड सी इन का, लेकिन ये जो फंक्शन की डेफिनेशन और ये है कि उसमें ये चीज़ भी नहीं होगी। बाकी ये यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखी हुई है, या फंक्शन का नाम है, या ये है, और किस तरह से फंक्शन को कॉल करना है, ये मेथड्स हमेशा ये मेथड C++ में भी सेम इसी तरह से है। तो आप उन वीडियोज़ को देख के भी इन डेप्थ फंक्शंस का नॉलेज ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन रीच मी आउट ऑन फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and comment and let me know how much you understand the concept of functions from this video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.